हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम लोग प्राचीन इतिहास के विषय में जो चर्चा हो रही थी उसमें टॉपिक था मौर्य वंश। वास्तव में मौर्य वंश के विषय में मैंने बताया था आपको पहले कि मौर्य वंश से भी बहुत प्रश्न बनते हैं, क्योंकि मौर्य वंश और गुप्त काल ये दो ऐसे चैप्टर हैं कि यहाँ से कोई भी परीक्षा हो, आपने उठा के देखना कि यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे सिविल में, चाहे वो पीएसएस हो चाहे आईएएस हो। और वनडे भी परीक्षा आपने देखा होगा कि यहाँ से प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जा रहे हैं और कैसे प्रश्न बन रहे हैं इसके विषय में हम जानकारी देंगे। दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा होगा कि मौर्य वंश जब आया शासन तो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जैसे 16 महाजनपद हुआ। जब मगध साम्राज्य का उद्भव विकास हुआ तब उस समय भी छोटे छोटे जनपद थे, लेकिन एक बार ऐसा आया जब मौर्य वंश का इतिहास जो पूरे भारत पर शासन कर रहा था। वास्तव में पूरे भारत पर शासन करने वाला पहला ऐसा व्यक्ति कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को याद रखना। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसने घनानंद की हत्या करके एक बड़े राज्य की स्थापना की, बड़े भूभाग पर शासन किया। और इसमें जो योगदान था चाणक्य यानी कि कौटिल्य का, जिन्हें विश्वगुप्त भी कहा जाता है। बचपन का नाम कई बार पूछा जाता है कि बचपन का नाम क्या है, तो विश्वगुप्त है। तो मित्रों याद रखना कि वास्तव में एक व्यक्ति ऐसा जिसने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम एक दिन इतने बड़े भूभाग पर शासन करेंगे। वास्तव में इसके पीछे काफ़ी लंबी कहानी है, चूँकि घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया और वही अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने एक ऐसे बालक की खोज कर रहे थे, ऐसे पुरुष की खोज कर रहे थे जो कि उनका बदला दिला सके, यानी कि जो उनका अपमान हुआ उसका बदला भी मिले और उसे समाप्त भी कर दिया जाए। तब इनने सोचा कि क्यों ना इस बालक को शिक्षा दीक्षा दिलाने के बाद योग बना दिया जाए और फिर इसके बाद अपनी बात रखी जाए। तो मित्रों ऐसा ही हुआ कि अब कई बार क्वेश्चन बनता है कि अगर ये पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहाँ से प्राप्त किया, तो याद रखना पाटलिपुत्र में, वहीं पास में एक जगह थी, वहाँ से इसको राजकीलम खेल खेल रहा था। वहाँ इसको जब देखा, देखने के बाद उस बालक से पूछते हैं कि तुम्हारा पिता कौन है। तब उन्होंने बताया, मतलब खुद चंद्रगुप्त मौर्य ने, मेरा पिता का तो कुछ पता नहीं है क्योंकि मुझे बचपन में बेच दिया गया था, और मेरे मालिक जरूर हैं। तो बताया कौन है, तो बताया फला फला है। जब वहाँ पहुँचते हैं तब उन्होंने अपनी बात रखी कि मुझे ये बालक चाहिए और ये बालक का जो भी आप मूल्य बताएंगे हम देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये बालक का मूल्य जो है 1000 का सापड़ होगा। मित्रों उस समय 1000 का सापड़ यानी कि बहुत बड़ी कीमत होती थी, लेकिन चाणक्य क्योंकि महापुरोहित थे, उन्होंने ये समझ लिया था कि ये बालक मुझे चाहिए, यही एक ऐसा बालक है जो मेरा सारे सपने पूरे कर सकता है, मेरा बदला भी ले सकता है। तो उन्होंने 1000 का सापड़ देकर उसको खरीद लिया। पाटलिपुत्र में उसको खरीदा जाता है। मित्रों इसके बाद उसको कहाँ शिक्षा के लिए चाणक्य ले जाता है, यह भी प्रश्न कई बार बनता है। तो मित्रों याद रखना कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, वहाँ पर इसको ले गए और वहीं पर इसकी शिक्षा दीक्षा होती है। जब शिक्षा दीक्षा में पारंगत हो गया तब इसके बाद चाणक्य ने अपनी एक दिन बात रखी, पूरी कहानी बताई कि मुझे एक बार नंद वंश का राजा था घनानंद, उसने दरबार में बुलाया और दरबार में बुलाने के बाद जो मेरा स्थान था एक शूद्र को बैठा कर और बाद में मेरा अपमान किया और सभी लोग हंसने लगे जैसे हम प्रवेश करते। उनका मेन मकसद था
कि मेरा अपमान करने के बाद अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो वो निश्चित है मृत्युदंड भी दे सकता था, चूँकि बहुत जिद्दी टाइप के व्यक्ति थे घनानंद। तो इस वजह से चाणक्य, क्योंकि बुद्धिजीवी व्यक्ति था, उसने उस कंडीशन को समझा और समझकर वहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं। निकलने के बाद ये शपथ ली थी कि हम एक दिन तुम्हारा पूरा वंश ही नष्ट कर देंगे। और मित्रों ऐसे ही हुआ। वही अबोध बालक को जब प्यार करते हैं तब पूरी कहानी बताई तो वो बालक गुस्से में कहता है, आप आदेश करिए गुरु, मैं आपके चरणों में अभी डाल देंगे उसको पकड़कर। चाणक्य ने कहा, ये गलती भूल कर न करना, क्योंकि किसी को दुर्बल नहीं समझना चाहिए, वो भी एक शक्तिशाली राजा है। एक प्लान के तहत उस पर अटैक किया जाएगा और उसको समाप्त किया जाएगा। तो मित्रों याद रखना कि चाणक्य वास्तव में बुद्धिजीवी व्यक्ति जो था उसने वही किया कि उस बालक को जब तैयार किया तो एक भूमिका बनाई और भूमिका बनाने के बाद घनानंद के राज पर अटैक किया। जब अटैक करते हैं तो कहा जाए कि तीन तरफ से सेना लगी हुई थी और जो एक मुख्य द्वार था वहाँ चाणक्य खुद खड़ा था और उसका जो प्रिय शिष्य यानी कि यही चंद्रगुप्त मौर्य भी था वहीं पास में। जैसे वो भागता है, चंद्रगुप्त मौर्य उसके बाल पकड़कर वहीं पर गिरा देते हैं और घसीट कर अपने गुरु के चरणों पर डाल देते हैं और अपने गुरु से कहते हैं कि गुरु आप मेरे पिता भी हैं, गुरु भी हैं, आपकी ये पहली गुरदक्षिणा है। और बाद में उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो मित्रों याद रखना कि वास्तव में एक अबोध बालक जिसने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन हम इतने महान राजा बनेंगे, और इसके पीछे निश्चित है। देखो एक चीज़ और जान लो कि कोई भी क्षेत्र होता है उसमें गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। तो यही चीज़ रही कि वास्तव में चाणक्य के वजह से ही चंद्रगुप्त मौर्य इतने बड़े भूभाग पर राज्य किया और कहा जाए एक ऐसा महान शासक जिसने सीरिया के शासक को भी पराजित कर दिया था। कहा जाए सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में जब अटैक किया तब उसको भी पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद उसने अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव रख दिया और कहा जाए मित्रों उसने उस विवाह को स्वीकार किया और 5 प्रांत दहेज में देता है। और इसके बाद इसने भी यानी काफ़ी हाथी जेवरात वगैरह उसको दिया और दोनों के बीच मित्रता हो जाती है। मित्रों याद रखना कि यही सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को उसके दरबार में भेजा। और मित्रों याद रखना मेगास्थनीज जो आया ये किसका दूत था, तो सेल्यूकस का था। और जब दरबार में पहुंचता है तो उसने वास्तव में चंद्रगुप्त का जो राजपाट देखा, उसका शासन प्रशासन देखा, तो उसने खुद प्रशंसा की कि एक ऐसा महान राजा जिसके क्षेत्र में देखा जाए बहुत खुशहाली थी। और यह भी कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, यानी कि उसने अपने यहाँ जो दास प्रथा देखी और यहाँ पर देखी तो उसने कल्पना की, तुलना की, तो कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो मित्रों ये चीज़ याद रखना। और कुछ चीज़ें फिर यही एक चीज़ और याद रखना कि बता चुके आपको पहले हम कि इसने अपने पुत्र के लिए अपना राज सिंहासन भी छोड़ दिया था और कहा जाए सल्लेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण जो त्यागे थे स्वरबेलगोला कर्नाटक में जाके। और इसके बाद उसका बेटा बिंदुसार बैठता है। बिंदुसार के विषय में मैंने आपको पहले बता दिया। इसके बाद बिंदुसार का जो बेटा अशोक है उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे और पेपर भी सॉल्व कर रहे थे। कुछ अशोक के विषय में हम चर्चा करेंगे। पहले तो मौर्य काल के विषय में यही आप लोग देख लीजिए कि मौर्य काल में देखो 4 शासक को याद रखना। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य है, जो चंद्रगुप्त मौर्य था
और इसके बाद बिंदुसार आता है, और बिंदुसार के बाद अशोक आता है, अशोक के बाद बृहद्रथ आता है। ये अंतिम था। मित्रों याद रखना कि एक ये क्वेश्चन 100% बन रहा है कि इसी के चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक इसका जो सेनापति था, राजपाल था, यानी कि पुष्यगुप्त था। ये इसका राजपाल था। कौन था ये? तो राजपाल था। और यही राजपाल ने, यानी कहा जाए, गिरनार में एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। काहे का निर्माण कराया था? तो सुदर्शन झील का। तो सुदर्शन झील का जो निर्माण हुआ है, सुदर्शन झील का, और ये कई बार पूछा जाता है। तो कुछ निर्माण की बात आती है तो पुष्यगुप्त ने किया, शासन काल की बात आती है तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। अब देखो इस जो झील थी, अब ये है कहाँ पर? तो गिरनार, गुजरात। कहाँ पर है? गिरनार, यानी कि सौराष्ट्र प्रांत में है। और ये कहाँ पर है? तो गुजरात में है। तो ये भी याद रखना। तो अब यहाँ पर कितने लोगों ने सुदर्शन झील पर कार्य किया? आईएएस में कम से कम 4 बार क्वेश्चन आया है, पीसीएस में अनेक बार आया है, समीक्षा अधिकारी में आया है, वनडे एग्जामों में भी पूछा गया। अब हम चारों लोगों के नाम आपको बता दें। तो सबसे पहले राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके समय यानी कार्य हुआ, बनी इसी के समय थी। फिर इसके बाद अशोक के समय कौन राजपाल था? तो तुषाप था। इसने उस सुदर्शन झील का और विस्तार करवाया। इसके बाद सुविशाख के समय, अब सुविशाख के समय, इसके भी समय याद रखना कि रुद्रदामन था। कौन था? तो रुद्रदामन। तो ये रुद्रदामन जो था, इसके समय क्या हुआ था कि सुदर्शन झील का बांध टूट जाता है। जब सुदर्शन झील का बांध टूटा तो इसने अपने निजी राजकोष से उस सुदर्शन झील का बांध को डबल करवा दिया, यानी दूना बनवा दिया, ऊंचा। तो ऐसा करने वाला जो कौन शासक था जिसने अपने निजी राजकोष से उस सुदर्शन झील का निर्माण, यानी कि बांध को डबल करवाया? चूंकि बांध टूट गया, तो याद रखना रुद्रदामन को याद रखना। इसके बाद जो अंतिम है वो है स्कंदगुप्त। ये गुप्त वंश का शासक था। और कहा जाए एक चीज और मित्रों याद रखना कि इसी के समय हूणों का आक्रमण भी होता है। भारत में पहली बार हूणों का आक्रमण किसके समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त का समय हुआ। और अगर शकों का पूछा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ था। तो यह भी आप लोग याद रखना। तो स्कंदगुप्त के समय कौन था? तो चकपालित, ये उसका उपराजपाल था। इसके समय सुदर्शन झील पर कार्य हुआ। तो कितने लोग राजा हुए? 4 राजा हुए और 4 ही आपके उपराजपाल हुए। तो ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखना। दूसरी चीज, गुप्तचरों की बात करते हैं। अगर गुप्तचर की बात करते हैं तो देखो कौटिल्य ने गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा था। क्या कहा था? गुण पुरुष कहा था। और एरियन ने क्या कहा? ओवरसियर कहा था। और स्ट्रोबो ने क्या कहा था? इंस्पेक्टर। गुप्तचरों क्या कहा? इंस्पेक्टर कहा था। और जूनागढ़ अभिलेख में प्रतिष्ठा नाम मिलता है। अब मित्रों एक क्वेश्चन और बनता है कि जूनागढ़ अभिलेख जो था, इसमें 2 लोगों का नाम मिलता है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। किसका किसका? सीएम, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का मिलता है और अशोक का नाम मिलता है। तो जूनागढ़ अभिलेख में 2 राजाओं का उल्लेख किया गया है कि 2 ऐसे महान राजा जिन्होंने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया था। तो जूनागढ़ अभिलेख में ये भी चीज याद रखना, 2 राजाओं का नाम मिला था। और मित्रों याद रखना कि सम्राट जो होता था, यानी कि मौर्य काल में सम्राट का जो न्यायालय होता था, सर्वोच्च न्यायालय होता था। और ये सर्वोच्च न्यायालय कहाँ था उस समय? पाटलिपुत्र में था। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और अभी पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। ठीक है। और प्लूटार्क ने तो यहाँ तक कह दिया था कि 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला था। तो मित्रों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुछ चीजें आपको और बताएं जो ट्रिकी हैं, थोड़ा सा इसको भी आप लोग समझ लीजिए।
जैसे यूडीए, एक तुम्हारा मित्र है उसने यूडीए परीक्षा पास की, तो यूडीए उसका नाम क्या था, पीके था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये संबंध है अशोक से है, जरा इसके विषय में आप लोगों को ये भी बहुत कुछ पूछा जाता है। तो यूडीए, अब मित्रों याद रखना यहाँ टीएस और यूपी टी ये उसका गाड़ी का नंबर है। अब देखो यहाँ से हमें सारी चीजें मिलेगा, मतलब सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। कारण ये कितने प्रांत थे, प्रांतों की संख्या पूछी जाएगी अशोक के समय, तो कितने थे, तो 5 थे। कितने थे, 5। और मित्रों अगर यही चीजें मध्यकाल की हम बात करते हैं कि सबसे अधिक प्रांतों की संख्या किसके समय थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगा के आएंगे, उसके समय 23 प्रांत थे। और इसके बाद औरंगजेब के समय देखें मुगल काल में तो 21 प्रांत थे। तो अब मित्रों याद रखना कि उत्तरापथ, यू से मतलब हो गया उत्तरापथ हो गया, इसका नाम क्या हो गया, उत्तरापथ। तो उत्तरापथ की ये राजधानी क्या है, तो तक्षशिला है। कौन सी राजधानी है, तो तक्षशिला हो गई। अब इसके बाद दक्षिणापथ, यानी कि ये तुम्हारा क्या हो गया कि दक्षिणापथ हो गया। अब दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी हो गई। क्या हो गई, स्वर्णगिरी। तो मित्रों याद रखना ये स्वर्णगिरी हो गई। अब यहाँ पर अवंती, अब ये जो है अवंती, यानी कि अवंती की राजधानी क्या हो गई, उज्जैन हो गई। अब मित्रों एक चीज और याद रखना, अवंती, अवंती का 16 महाजनपद में जो राजा था प्रघोत था, और प्रघोत को एक असाध्य रोग हो गया था, जो कहा जाए कि वो सही होने लायक नहीं था। लेकिन बिम्बसार ने अपना यानी कहा राजवैद्य जो जीवक था उसको भेजकर उसको सही करवा देता है, सही हो जाता है और दोनों के बीच मित्रता हो जाती है। ठीक है, तो अवंती, अब अवंती की राजधानी उज्जैन है। और मित्रों याद रखना उज्जैन बहुत प्रसिद्ध है जिला, चूंकि आप लोग सब लोग जान रहे हैं एमपी में है, और वहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर भी है, और क्षिप्रा नदी के तट पर है, और कहा जाए क्षिप्रा नदी पर महाकुंभ भी लगता है। फिर इसके बाद प्राची, अब देखो प्राची की राजधानी कौन सी है, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र है। कौन सी राजधानी है, तो पाटलिपुत्र राजधानी है। अब मित्रों याद रखना कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था, तो उदयन ने बनाया था। किसने बनाया था, उदयन ने। और कहीं भूल से उद्यन न लगा देना, उद्यन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। उद्यन ये कौशाम्बी के राजा था। कहाँ, ये वत्स राज का राजा था, ये वत्स यानी कि कौशाम्बी का राजा था। ठीक है, तो कौशाम्बी का राजा था। और उदयन जो था ये जो है हर्यक वंश का राजा था। किस वंश का था, तो हर्यक वंश का था। अब मित्रों याद रखना इसने भी अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी, टीट फाट टाइट, यानी कि बिम्बसार की हत्या किसने की, अजातशत्रु ने की। और अजातशत्रु की हत्या किसने की, उदयन ने, उसी का बेटा था। तो पहली बार प्राचीन काल में एक ऐसा वंश आया जो पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, वो हर्यक वंश था। ठीक है, तो कुल मिला के इतिहास का पढ़ने के तरीका यही है कि जोड़ तोड़ के जिस दिन राजनीति आ जाएगी, जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल में भी आप लोगों ने देखा जोड़ तोड़ की राजनीति खूब चलती है। जब तक जोड़ तोड़ के नहीं पढ़ेंगे, जब तक याद लंबे समय तक इतिहास नहीं रहेगा। कोई चीज पढ़ो कहीं जोड़ो, हमारा मतलब यह है कि एक बार इतिहास ऐसे अगर आप लोग जान जाएंगे, फिर कभी भी लेखन शैली में भी आप लोगों की दिक्कत नहीं आएगी। तो उद्यन और उदयन यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जैसे बहुत लोग बिम्बसार और बिंदुसार में भी कंफ्यूजन हो जाता, तो वहाँ भी ध्यान देना। तो ये चीज हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र राजधानी बनाने वाला व्यक्ति उदयन था। और पाटलिपुत्र से पटना राजधानी किसने बनाया, यह भी पूछा जाए कभी भी, पटना राजधानी किसने बनाया, तो शेरशाह सूरी ने बनाया था, शेरशाह सूरी। और मित्रों याद रखना शेरशाह सूरी का सभी लोग जानते होंगे कि यह भी द्वितीय अफगान था। अब पूछ दिया जाए शेरशाह सूरी ये प्रथम अफगान था, द्वितीय था, तृतीय था, चतुर्थ था, तो ये द्वितीय अफगान था। मित्रों याद रखना पहला अफगान कौन थे, तो लोदी वंश थे। और लोदी बहलोल लोदी था, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। ठीक है,
और इसके बाद दूसरा अगर अफगान पूछा जाए तो शेरशाह सूरी था, और तीसरा अफगान पूछा जाए तो अहमद शाह अब्दाली था, जिसने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था। तो मित्रों कुल मिला के इतिहास जोड़ते जाओ, जितना जोड़ोगे उतना लंबे समय तक याद रहेगा। और मित्रों जो ये पांचवी राजधानी थी, ये है आपकी कलिंग। ये राजधानी कौन सी है? देखो यहाँ कलिंग राज था और इसकी राजधानी तोसली थी। कौन सी थी? तोसली। अब याद रखना, कलिंग जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में युद्ध, अशोक ने ये युद्ध, भयंकर युद्ध हुआ। और कहा जाए ये 13वें अभिलेख में उसके जानकारी मिलती है, 13वें शिलालेख में जानकारी मिलती है कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, जिसमें 1 लाख लोग, यानी कि 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए, यानी घायल हो गए थे और बंदी बना लिए गए। वास्तव में इतने लोगों की जब मृत्यु होती है युद्ध में, तो अशोक की अंतरात्मा झकझोर देती है। उसने कहा कि जो आज मैंने किया बहुत गलत किया। भले उसको सफलता मिली हो, लेकिन वो सफलता से बहुत दुखी हुआ, और इसी के वजह से उसने शैव धर्म को त्याग कर कौन धर्म अपनाया? तो मित्रों याद रखना कि बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब एक बार पीसीएस आईएएस में क्वेश्चन आया, क्या अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो क्या उसने सेना का विघटन कर दिया? तो मित्रों याद रखना, सेना का विघटन नहीं किया था। उसने ये कहा कि अब हम अपने लाभ के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। हाँ, अगर मेरे राज्य पर कोई अटैक करता है तो उसके लिए हम जवाब देंगे। तो मित्रों सेना का विघटन नहीं किया था। तो अशोक को याद रखना। और अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। और कहा जाए कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके समय हुआ था? तो याद रखना यही अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। और चतुर्थ जब बौद्ध संगीत का आयोजन होता है मित्रों, उस समय ये 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान महायान। तो याद रखना कि इस समय बटा नहीं था। ठीक है, बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा कि जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। और वहां पर यानी कि इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ कि कहा जाए कि वहां लगभग की जनता बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो ये है चीजें। अभी हमें अशोक के विषय में बहुत चीजें आप लोगों को बतानी है, और हमने इसका पेपर भी सॉल्व कराया है। आज आप लोगों को शाम को वो पेपर जरूर देखना, और बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो हो सकता है कि आपके आईएएस पीसीएस समीक्षा अधिकारी में प्रश्न मिलेंगे, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी उनके लिए बहुत लाभ सिद्ध होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में पुनः फिर।